बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने लगे हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एच पाइलोरी की वजह से, दूसरा होता है हमारे पास ऑटोइम्यून, ठीक है। पहले हम करेंगे एच पाइलोरी की वजह से। जो एच पाइलोरी की वजह से होता है ना, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि ना, हम गैस्ट्रिक बायोप्सी करते हैं, हमें कर्व्ड शेप्ड बेसिलाई मिलता है, ठीक है। सिनेरियो इस तरह से आता है कि कर्व्ड शेप्ड बेसिलाई मिले हैं, ठीक है। उसमें गैस्ट्रिक बायोप्सी में हमें फ़ौरन आपस में कहाँ पे जाना चाहिए, एच पाइलोरी एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस की तरफ, ठीक है। अब हमने करना है कि बेसिकली क्या होता है कि जब तक मतलब नॉर्मली अगर हमें पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि अगर कोई पेशेंट जब तक एक्यूट एच पाइलोरी वाला बंदा होगा ना, ठीक है ना, वो सब क्लिनिकली होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कभी भी नहीं करता, मतलब हम गौर ही नहीं करते। लेकिन जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का बंदा ना, वो फिर अल्टीमेटली प्रेजेंट कर जाता है, ठीक है। अब हमें क्या होता है, जब भी आपने एच पाइलोरी करना है ना, आपने एंट्रम का लफ्ज़ याद रखना है, ठीक है। तो एंट्रम इसमें कहते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस विद इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपने लफ्ज़ याद रख लो, एंट्रल गैस्ट्राइटिस विद इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। अब एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है, ठीक है। इस तरह चलता है काम कि पहले एंट्रल गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। मतलब आप ये चीज़ याद रखो, मेरे जहन में आता था यार कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है ना, वो मतलब एक्यूट लेवल पे हो रहेगी एच पाइलोरी, लेकिन नहीं। जब भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा एच पाइलोरी की वजह से, उसकी कॉम्प्लिकेशन में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आती है। ये देखो, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ लिखी है, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की मॉर्फोलॉजी अलग है ड्यू टू एच पाइलोरी, और जो है ना पेप्टिक अल्सर, इसकी मॉर्फोलॉजी वो अलग से पूछता है, ठीक है। तो पेपर में आपने इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा जी, ये तो ये हल्की सी टिप। अब क्या होता है, इसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। उसने कहा कुछ केसेस प्रेजेंट करते हैं लाइक ऑटोइम्यून, ठीक है। अगर तो ये एंट्रम तक रह रहा है तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन अगर ये बॉडी और फंडस को इन्वॉल्व कर ले, हमें पता है पैरेटल सेल्स हैं, तो वहाँ पे एसिड प्रोडक्शन कम भी हो सकती है, ठीक है। एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हाइपरगैस्ट्रोनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जैसे कि ऑटोइम्यून में प्रेजेंट करता है। लेकिन ये कुछ लोगों में होता है, ठीक है, इन सम इंडिविजुअल्स। बाकियों में क्या कहते हैं, वो इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया की तरफ जा सकता है, यानी कि कैंसर भी हो सकता है पेशेंट्स को। तो इसको अपने मजाक के तौर पर नहीं लेना है। पैथोजेनेसिस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लैजेला निमोनिक है, फ्लैजेला, एफ से फ्लैजेला फैटू, फ्लैजेला एडहेजेंस, टी से टॉक्सिन है, यू से यूरियस। फ्लैजेला प्रोड्यूस करता है तो बैक्टीरिया एडहेयर कर जाते हैं। ए से एडहेजन मतलब ए फ्लैज मोटाइल हो जाते हैं, ए से एडहेजन है तो वो जो ना मतलब वो बैक्टीरिया एडहेयर कर जाते हैं टू द फेलर सेल्स, ठीक है। और यू से टी से आता है हमारे पास जो ना वो टॉक्सिन, जो कि कैगे प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू अल्सर डेवलप होता है। और जो होता है हमारे पास यूरियस प्रोड्यूस करता है, जो कि पीएच को ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। पीएच ज़्यादा हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर रहेगा, क्योंकि इतना एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, बैक्टीरिया कहते हैं यार मैंने तो यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो वो थोड़ा पीएच को ज़्यादा करा के तो सूटेबल इन्वायरमेंट बनाता है फॉर बैक्टीरिया। ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद आता है हमारे पास के ना फैक्टर्स अलाउ करते हैं एच पाइलोरी को टू क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन। अब अल्टीमेटली पैथोजेनेसिस वही है कि इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोजल डिफेंसेस एंड डैमेजिंग फोर्सेस, जो एक्यूट वाली थी, ठीक है। फैक्टर्स आपने ये लिखना है, फ्लैजेला और फैट 2, ठीक है, आपने लिख देना सारा। फिर मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है, ठीक है। गैस्ट्रिक, हम जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है स्टमक का, ठीक है, हम उसकी गैस्ट्रिक बायोप्सी कर लेते हैं, स्पेसिमेंस लेते हैं, ठीक है। एच पाइलोरी मिलता है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कर्व्ड होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, जहाँ पे एपिथेलियम है स्टमक के ऊपर, ठीक है। सर्फेस में मिलेगा हमें, नेक रीजन में मिलेगा, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, ठीक है, जो कि सरफेस एंड नेक रीजन पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में मिलता है। न्यूट्रल्स आर इंक्लूड नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो लैमिना प्रोपिया में मिलते हैं। कुछ न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्राएपिथेलियल आ जाते हैं, ठीक है। लाइक देखो, ये मैंने बनाया हुआ लैमिना प्रोपिया में हमें मिलेंगे जो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, वो क्रॉस करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम में आकर रहना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं पिट एब्सेस बन गई है, ठीक है। To assume an intraepithelial location and accumulate in the limb of the gastric pits में आते हैं to create an pit abscess। the epithelial यहाँ पे हमारे पास pit abscess बन जाएगी ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुपरफिशियल लैमिना प्रोपिया में हमें प्लाज्मा सेल्स भी मिलते हैं, ठीक है। क्लस्टर शीट्स की फॉर्म में लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, मैक्रोफेजेस मिलते हैं, ठीक है। अब ये सब इकट्ठे होकर इंटेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, पहले यहाँ पे पिट एब्सेस बनी थी, ठीक है। फिर जब सारे सेल्स आ गए तो वो इस तरह जमा होकर यहाँ पे क्या बना देते हैं, जो है ना वो रगल फोल्ड्स बना देते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रगल फोल्ड्स, थिकन्ड रगल फोल्ड्स में मेकिंग इन्फिल्ट्रेटिव लीजन्स। जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी या इन्फिल्ट्रेटिव लीजन हुई, लिम्फोइड एग्रीगेट्स बन जाएंगे, ठीक है। जर्मिनल सेंटर्स होंगे, इन्हें हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बन जाता है, ठीक है। अभी यार ये माल्ट बना है,
आगे हमारे पास जो है ना वो माल्ट लिम्फोमा में भी जा सकता है। माल्ट लिम्फोमा भी हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लीजिया होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इंटेस्टाइन वाले सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, गोबलेट सेल्स मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लीजिया भी आ गया है। तो हमने कहा था ना यहाँ पे कि अल्टीमेटली जो है ना मेटाप्लीजिया में जा सकता है, मेटाप्लीजिया में इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एंट्रल बायोप्सिस हम लेते हैं तो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ एच पाइलोराई आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या आती है कि हम ना डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, एंटी एच पाइलोराई एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं सीरोलॉजी में, यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम करते हैं। तो और इसके अलावा गैस्ट्रिक बायोप्सी स्पेसिमेंस कैन बी एनालाइज्ड फॉर द रैपिड यूरिएज बैक्टीरियल कल्चर और पीसीआर हम करते हैं, हमें मिल जाता है। पीपीआई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, मतलब ठीक हो रहता है। ऑटोइम्यून वाला यार थोड़ा सा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ना ये होता है बॉडी और फंडस में, एंट्रम में नहीं होता, ठीक है। एंटीबॉडीज बनते हैं अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स और इसमें अल्टीमेटली पैराइटल सेल्स एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बनेगी और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनेगी तो इसके अगेंस्ट बनेगी तो हमारे पास एसिड कम हो जाएगा, ठीक है, और गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा लेकिन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनेगी तो हमारे पास जो है ना वो गैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिनोजन लेवल्स कम हो जाएंगे, जो एंट्रम के सेल्स होंगे उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पैथोमा से भी मैंने आपको बताई थी, पर्नीशियस एनीमिया करा देते हैं और एकलराइडिया कराते हैं क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रिन जो है वो कम बन रहा है, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर इसकी ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इज एसोसिएटेड विद द इम्यून मीडिएटेड लॉस ऑफ पैराइटल सेल्स एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शंस इन द एसिड एंड एसिड भी बनने कम बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम बनेगा, डेफिशिएंट एसिड सिक्रीशन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिन रिलीज, गैस्ट्रिन ज़्यादा बनेगा, हाइपरगैस्ट्रोनीमिया होगा, ठीक है, हाइपरप्लेजिया होगा, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स का लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर डिसेबल्स इलीगल विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। पर्नीशियस एनीमिया पहले हम कर चुके हैं। रिड्यूस सीरम कंसंट्रेशन ऑफ पेप्सिन रिफ्लेक्स चीफ सेल लॉस H. pylori can cause hyperchlorhydria if it is not associated with the achloride। उसने कहा H. pylori इसकी वजह से हाइपोक्लोराइडिया हो सकता है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि उसमें इसकी वजह से हाइपोक्लोराइडिया रहता है, लेकिन कभी भी इसकी वजह से जो है ना हमारे पास एक्लोराइडिया नहीं होता। और फिर हमारे पास बिकॉज द पैराइटल एंड चीफ सेल डैमेज इज नॉट एज सिवियर, मतलब इतना सिवियर नहीं होता। फिर हमारे पास ए मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंट है, ये होती है बॉडी और फंडस में होती है। डैमेज ऑफ द ऑक्जेंटिक सेल्स, डैमेज टू द एंट्रम एंड कार्डिया टिपिकली इज एब्सेंट। बॉडी और फंडस में होती है, एंट्रम का हमेशा हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। विद डिफ्यूज एट्रोफी द ऑक्जेंटिक म्यूकोसा द बॉडी एंड फंडस अपीयर्स मार्कली थिन्ड एंड रगल फोल्ड्स, इसमें रगल फोल्ड्स लोस्ट हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे रगल फोल्ड्स बने थे हमारे पास, ठीक है ना, ये थिकन रगल फोल्ड्स, यहाँ पे रगल फोल्ड्स लोस्ट होंगे, ठीक है। एंट्रम की हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्यूज एट्रोफी हो रही थी, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी हो सकते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स से माइक्रोफेजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ न्यूट्रोफिल्स से यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस हैं। इन कंट्रास्ट टू द H. pylori gastritis इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज ऑफन डीप होता है, ठीक है, ये आपने पॉइंट लिख देना है, ठीक है। पैराइटल एंड चीफ सेल लॉस कैन बी एक्सटेंसिव एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में डेवलप। क्लिनिकल फीचर्स भी हमारे पास में देखो ना, डीप इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लिख देना आपने, ठीक है। इंटेस्टाइनल पता नहीं क्या लिखा है, सॉरी। पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, इंट्रिंसिक फैक्टर अगेंस्ट बनती है, B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इज 60 ईयर्स, इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लाइड फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है। ऑटोइम्यून इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक, हमें पता है ना HLA एलील्स के साथ ये एसोसिएट नहीं होती, ठीक है। जो रूमेटाइड वगैरह था ना मेरे ख्याल उसमें साथ एसोसिएट नहीं होती, लेकिन थायराइड डायबिटीज़ मेलाइटिस सारे पेशेंट्स में हो जाएगी, ठीक है। यार ये एक डिफरेंस देख लो, H. pylori जो है कि एंट्रम में होता है, ये बॉडी फंडस में होता है, इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं ज़्यादा, इसमें लिम्फोसाइट्स माइक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा दोनों में हो सकते हैं, एसिड इसमें ज़्यादा होता है, गैस्ट्रिन इसमें जो है ना वो नॉर्मल और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें जब एसिड कम होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है पैराइटल सेल्स की जो डैमेज हो रही है जो बॉडी फंडस में होते हैं, तो क्या होगा, गैस्ट्रिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास पोलिप्स मिलते हैं, इसमें हमें हाइपरप्लेजिया मिलता है, न्यूरोएंडोक्राइन, इसमें एंटीबॉडीज मिलती हैं टू द H. pylori, इसमें एंटीबॉडीज मिलते हैं टू द पैराइटल सेल्स, इसमें मिलता है पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा। अल्टीमेटली हमें पता है, ये तो क्वेश्चन भी है, कॉम्प्लिकेशन में भी आता है पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। ये आता है ट्रॉफी पर्नीशियस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। एडिनोकार्सिनोमा इसमें भी हो सकता है, कार्सिनोइड ट्यूमर का MCQ इसके लिए आ सकता है, ठीक है। अब लो ये है डायग्नोस्टिक पॉइंट के गरीब बंदा है, ठीक है, पॉवर्टी है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, रेजिडेंस इन रूरल एरियाज, गंदा खाना खाएगा उसको H. pylori एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। और जो बंदा होगा हमारे पास जो है ना इसमें डायबिटीज़ का 60 ईयर फीमेल आएगी, ठीक है, और ग्रेव्स डिजीज़ का, तो उसको क्या होगा विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ को क्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नॉट एसोसिएटेड विद द HLA, ये चीज़ याद रखनी है बस। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।